अच्छा स्वास्थ्य, सुखी निरोगी काया हम सभी की पहली ज़रूरत है, जिसके लिए हम सभी हर संभव कोशिश करते हैं। लेकिन फिर भी जाने अनजाने हमसे कभी ना कभी कोई ऐसी भूल, कोई ऐसा काम हो जाता है जिससे हमारे शरीर में कहीं ना कहीं दर्द आ जाता है, जो कि दवा के सेवन से कम तो होता है, लेकिन पूरी तरह से आराम नहीं मिलता। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि दवाइयों का कहीं ना कहीं साइड इफ़ेक्ट ज़रूर होता है। और उस वक्त हमारे सामने एक नाम आता है फिजियोथेरेपी। 8 सितंबर को वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत 1951 से हुई थी। अब फिजियोथेरेपी क्या है, ये किस तरह से हमें आराम दिलाता है, किन किन रोगों में हमें आराम पहुंचाता है, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या तरीका है, इस तरह से कई सवाल हमारे मन में आते हैं, जिनके जवाब देने के लिए, हमारी जिज्ञासा दूर करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर मनोज द्विवेदी जी, जो कि एक फिजियोथेरेपिस्ट हैं और पिछले 14 वर्षों से इस कार्य में अपनी सेवा देकर लोगों को लाभान्वित कर रहे हैं। तो आज इनसे बात कर रही हूँ मैं, प्रीति सक्सेना। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रीति जी, आपको और आपके सभी सुनने वाले श्रोताओं को मेरा नमस्कार। डॉक्टर साहब, सबसे पहला और अहम सवाल जो हम आपसे जानना चाहते हैं कि फिजियोथेरेपी क्या है? क्या ये एक पद्धति है, ये एक चिकित्सा क्षेत्र का उपचार का तरीका है? इसको हम किस तरीके से समझ सकते हैं? प्रीति जी, बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने। मैं थोड़ा सा इसके इतिहास पे जाना चाहूँगा। इसका पूरा श्रेय हेनरिक, जो कि रॉयल सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ जिम्नास्टिक, 1813 में इसकी स्थापना की और 1887 में नेशनल बोर्ड ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर द्वारा शारीरिक चिकित्सकों को सरकारी पंजीकरण दिलाया गया। उसके बाद 1894 में ग्रेट ब्रिटेन में चार्टर्ड सोसाइटी ऑफ फिजियोथेरेपी की स्थापना हुई और 1950 में ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम में इसका व्यावसायिक तरीके से योगदान रहा। और इसकी शुरुआत के बाद आज के समय में बहुत विधित रूप से इसकी तकनीकी का उपयोग हो रहा है। अगर मैं एक डेफिनेशन के रूप में इसको विस्तार से समझाऊं तो फिजियोथेरेपी एक उपचार की एक ऐसी विधि है जिसके माध्यम से किसी रोगी की कार्यकुशलता, कार्य क्षमता को बढ़ावा दिया जाता है, उसके स्वास्थ्य को और कितना बेहतर तरीके से हम सुधार सकते हैं, इसका जो है फिजियोथेरेपी में बहुत योगदान है। जी, मतलब अभी जो आपने बताया तो उसके हिसाब से हम ये समझ सकते हैं कि इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है और हमें बेहतर से बेहतर उपचार मिल सकता है। जी बिल्कुल, यही हम जानना चाह रहे थे आपसे कि आजकल सबसे ज़्यादा जो समस्या सुनने को मिल रही है सर्वाइकल की, घुटने के दर्द की, कमर दर्द की, ये समस्या एक आम हो गई और बहुत कम उम्र के बच्चों में भी ये समस्या देखने को मिल रही है। तो इसमें उपचार किस हद तक संभव है और इसके साथ ही और किस किस क्षेत्र में, किस किस परेशानियों में उपचार संभव है? प्रीति जी, जैसे आपने बोला सर्वाइकल पेन, तो आज के आधुनिक समय में जिस हिसाब से हमारी दिनचर्या हो रही है, दिनचर्या में बदलाव आया है। लगातार कंप्यूटर पे वर्क करते रहना, लगातार मोबाइल चलाते रहना, या जो है हमारी एक पोजीशन में कार्यविधि बनी रहना, जिसकी वजह से हमारे सर्वाइकल की मांसपेशियों में तनाव पैदा होता है, जकड़न आना शुरू होती है और धीरे धीरे ये दर्द का कारण बन जाता है। इसी तरह से हमारे जो है कमर की मांसपेशियों में लगातार तनाव बना रहता है। हम एक स्थिति में बैठे रहते हैं, कंप्यूटर वर्क करते रहते हैं, मोबाइल चलाते रहते हैं, या आपका जो है वर्क ही ऐसा है कि जैसे हम बात करें जो बैंक में कर्मचारी काम करते हैं या जिनको लंबे समय तक ड्राइविंग करनी रहती है, तो उनकी मांसपेशियों में स्पाज्म या जकड़न आना शुरू होती है, जो भी एक दर्द का कारण है। अच्छा, अगर इसका निदान की बात अगर हम बात करें तो बहुत सारे हम जो है बदलाव करके इन समस्याओं से निदान पा सकते हैं और फिजियोथेरेपी के योगदान से इनको ठीक किया जा सकता है। अच्छा, एक सवाल और आपसे पूछना था। एक बहुत बड़ी भ्रांति हमारे समाज में ये है कि फिजियोथेरेपी बच्चों के लिए या गर्भावस्था के दौरान स्त्रियों के लिए नहीं होती है, इसका कहीं ना कहीं विपरीत असर उनकी सेहत पर या उनके बच्चों पर पड़ सकता है। तो किस उम्र से किस उम्र तक के बच्चों को ये थेरेपी दी जा सकती है और किस अवस्था में ये थेरेपी दी जा सकती है? प्रीति जी, फिजियोथेरेपी का योगदान जन्मजात बच्चों से लेकर के वृद्ध अवस्था तक की उम्र के लोगों को दिया जा सकता है। अच्छा। अगर मैं बात करूं कि बच्चों के लिए फिजियोथेरेपी किस तरह से उपयोगी है, तो कई आनुवंशिक बीमारियां हैं,
कई जन्मजात विकार हैं जिनमें फिजियोथेरेपी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। उदाहरण के तौर पे मैं कहूँ कि बहुत सारे जन्मजात विकार में एक सेरेब्रल पाल्सी का केस रहता है जिसमें बच्चों का विकास रुक जाता है। किसी प्रकार से उनके जो है हाथ पैर या हड्डियों का विकास पूरी तरह से नहीं हो पाता है, तो उसमें जो है फिजियोथेरेपी के द्वारा उनके विकास को सुचारू रूप से योगदान दिया जाता है। इस पे एक छोटा सा प्रकाश और डालना चाहूँगा। इसी फील्ड को हम अर्ली इंटरवेंशन फील्ड बोलते हैं, जिसमें कि गर्भावस्था के दौरान ही बहुत सारे परीक्षण किए जाते हैं और हम ये जांच कर लेते हैं कि गर्भावस्था में भी बच्चों में विकार पैदा हो चुका है। अब जन्म के बाद चूंकि हमें पता है कि बच्चों में विकार है, तो अर्ली इंटरवेंशन के द्वारा उनका परीक्षण करके उनकी फिजियोथेरेपी सुचारू रूप से जारी की जा सकती है। उसके बाद हम बात करते हैं गर्भावस्था में। तो गर्भावस्था के पहले फर्स्ट ट्राइमेस्टर या सेकेंड ट्राइमेस्टर के दौरान हम कुछ व्यायाम, कुछ रिलैक्सेशन और कुछ स्ट्रेचिंग व्यायाम इस तरह से कराते हैं कि प्रसव को सामान्य तरीके से कराया जाए। अच्छा, गर्भावस्था के बाद भी जैसे कि महिलाओं में कमर दर्द होना एक आम समस्या है, या मांसपेशियों में कमजोरी आना गर्भावस्था के बाद या डिलीवरी के बाद एक आम समस्या है, या मांसपेशियों में जकड़न आ जाना। तो गर्भावस्था के पहले भी और गर्भावस्था के बाद भी हम मांसपेशियों को मजबूत करा करके उनके दर्द को आराम पहुंचा सकते हैं। तीसरा आपने पॉइंट बोला है कि वृद्धावस्था में, तो वृद्धावस्था में आने वाली समस्याएं जैसे कि वृद्धावस्था में घुटनों में दर्द होना या मांसपेशियों में जकड़न आ जाना, वृद्धावस्था में थोड़ा सा शरीर का झुकाव हो जाना, तो इन सारी समस्याओं में प्रॉपर तरीके से एक्सरसाइज करा करके, कुछ मशीनों का योगदान करा करके, कुछ व्यायाम और स्ट्रेचिंग के द्वारा हम वृद्धावस्था में भी मांसपेशियों को सुरक्षित रख सकते हैं और उनको एक सही अवस्था में बना के रख सकते हैं। मतलब ये थेरेपी बचपन से लेकर के बुढ़ापे तक किसी भी उम्र के व्यक्ति को दी जा सकती है बिना किसी भी साइड इफेक्ट्स के। जी बिल्कुल। एक सवाल और बहुत कॉमन सा हमारे समाज में ये है कि जैसे किसी का फ्रैक्चर हुआ, प्लास्टर उतरा, लेकिन उसके बाद भी कभी हड्डी छोटी बड़ी हो जाती है या उस हिस्से को कार्य में नहीं लाया जा सकता है जैसे पहले कर सकते थे, तो क्या इस थेरेपी के बाद वो व्यक्ति उसी सुचारू रूप से अपने उस